नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे महिला सुरक्षा का सवाल, एनएआरआई रिपोर्ट से बवाल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शहर महिलाओं की सुरक्षा के मामले में देश भर में शर्मनाक स्थिति में पहुंच गया है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2025 के सर्वे में देहरादून को देश के 31 शहरों में से सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में देहरादून का स्कोर 60.6% रहा, जो राष्ट्रीय औसत 64.6% से कम है। रिपोर्ट में देहरादून का नाम रायपुर, चेन्नई और शिलांग जैसे शहरों के साथ जोड़ा गया है, जबकि पड़ोसी हिमालयी शहर शिमला ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश भर में 11वां स्थान हासिल किया है। वहीं नागालैंड की राजधानी कोहिमा सबसे सुरक्षित शहर बना है, जिसका एक स्कोर 82.9% दर्ज हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून की सिर्फ 50% महिलाएं शहर को सुरक्षित मानती हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 60% का है। करीब 41% महिलाओं ने सुरक्षा को लेकर राय रखी, वहीं 10% ने शहर को असुरक्षित बताया। दिन के समय 70% महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है यह आंकड़ा घटकर 44% पर आ जाता है। रात में 33% महिलाओं ने संतुलित राय दी है, जबकि 14% ने खुद को असुरक्षित बताया है, जिसको लेकर विपक्ष ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन एक नजर इस खास रिपोर्ट पर डालिए। महिला सुरक्षा को लेकर निजी कंपनी द्वारा जारी एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स को लेकर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने सख्त आपत्ति जताई है। आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंटवाल ने साफ कहा कि इस रिपोर्ट का महिला आयोग से कोई संबंध नहीं है और न ही आयोग किसी निजी सर्वे का समर्थन करता है। बता दें कि दिल्ली में 28 अगस्त को आयोजित नारी 2025 कार्यक्रम में पी वैल्यू एनालिटिक्स के सर्वे के आधार पर ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड अकेडमिशियन ने पुस्तक नारी 2025 प्रकाशित। इसमें देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित शहरों की सूची में शामिल किया गया। इस पर कुसुम कंटवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, सिर्फ 12,770 महिलाओं से 31 शहरों में कराए गए सर्वे पर महिला असुरक्षा का निष्कर्ष निकालना पूरी तरीके से भ्रामक है। देहरादून की महिलाएं जानती हैं कि यहाँ सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाती है। कंडवाल ने बताया कि इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में राष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने भी इस सर्वे का समर्थन नहीं किया। बाद में फोन पर बातचीत में रहाटकर ने स्पष्ट किया कि न तो इस रिपोर्ट का राष्ट्र महिला आयोग से कोई लेना देना है और न ही ये उनकी ओर से जारी की गई है। महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि देहरादून की छवि को धूमिल करने का यह प्रयास बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग जल्द ही इस रिपोर्ट से जुड़े आंकड़ों को तलब करेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा। एक संस्था पी वैल्यू एनालिटिक्स द डाटा साइंस कंपनी है और जिसका पुस्तक का विमोचन था दिल्ली के एक कार्यक्रम में था, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय रहाटकर जी महिला आयोग की अध्यक्ष थी। और उसमें जो उनके द्वारा आंकड़े दिखाए गए हैं 31 शहरों के, उसमें उन्होंने देहरादून का भी नाम लिया है। और मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, क्या जैसे जिस तरह से की चर्चा चल रही थी कि NCW की रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस बात को नकारा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई सर्वे नहीं हुआ है और न ही कोई सरकारी आंकड़े में इस तरह से देहरादून का नाम आया है। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग को इस पूरी तरह से इसे नकारता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक बार उनसे आंकड़े अवश्य लेगा। जो कंपनी के द्वारा जो सर्वे हुआ है उस सर्वे की रिपोर्ट आयोग के द्वारा मांगी जाएगी। और क्योंकि उत्तराखंड सरकार, पुलिस प्रशासन, महिला आयोग पूरी तरह से महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है और
कि उनके पास इस तरह का कौन सा इस तरह का सर्वे उनके पास रहा है, तो उस सर्वे की रिपोर्ट अवश्य हम लोग लेंगे। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करके उत्तराखंड देवभूमि की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, जहां कांग्रेस की सरकार में मंत्री महिला अपराधों में लिप्त पाए जाते थे, आज महिला अपराधों में लिप्त व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई होती है और कई मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को दी गई है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार लगातार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक प्रकार के निर्णय ले रही है और महिला सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड देवभूमि में जिस तरह से कांग्रेस निरंतर इस देवभूमि को धूमिल करने का काम कर रही है, यहाँ की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि की जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से जरूर देगी। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2025 के सर्वे में महिलाओं ने सबसे ज्यादा मौखिक उत्पीड़न का सामना करने की बात कही। इसके बाद शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की घटनाएं दर्ज हुई। 50% महिलाओं ने सार्वजनिक परिवहन में उत्पीड़न झेलने की बात कही, जबकि 19% को मोहल्ले में और 13% को कार्यस्थलों पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। चौंकाने वाली बात ये रही कि 40% महिलाएं उत्पीड़न झेलने के बावजूद चुप रहीं। सिर्फ 26% इसकी शिकायत अधिकारियों से की और 19% ने दूसरों से मदद मांगी। असुरक्षा की वजह और समाधान असुरक्षित महसूस करने की वजह से 26% महिलाओं ने शहर के लोगों को जिम्मेदार बताया। 18% ने अपराध दर और 11% से सुनसान जगहों को कारण बताया। वहीं सुरक्षा का एहसास कराने पर 54% ने स्थानीय समुदाय पर भरोसा किया। 33% ने पुलिस गश्त और 18% ने कम अपराध दर को कारण बताया। महिलाओं ने सुरक्षा सुधार के लिए 45% ने पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने, 39% ने सड़क लाइट और सीसीटीवी जैसी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और 21% ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण की मांग की। वहीं विपक्ष ने सरकार पर मोर्चा खोलते हुए कहा कि कितना हास्यास्पद है कि जिस रिपोर्ट की बात पूरा उत्तराखंड कह रहा है और शर्मसार हो रहा है कि 10 सबसे असुरक्षित शहरों में देहरादून का नाम शामिल हुआ है। जो देहरादून सबसे शांत हुआ करता था, जो लोगों की पहली पसंद हुआ करता था। देखिए कितना हास्यास्पद है कि जिस रिपोर्ट की बात पूरा उत्तराखंड कह रहा है और शर्मसार हो रहा है कि 10 सबसे असुरक्षित शहरों में देहरादून का नाम शुमार हुआ है। वो देहरादून जो सबसे ज्यादा सुरक्षित और शांत माना जाता था और लोगों की पहली पसंद हुआ करता था, उसके बारे में अब राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम कंडवाल और महिला मोर्चा भाजपा की अध्यक्ष आशा नौटियाल का ये बयान आया है कि ऐसा कोई सर्वेक्षण हुआ ही नहीं। मैं दोनों नेत्रियों से कहना चाहती हूं कि कभी तो अपने सोचने समझने की शक्ति को जगाइए, कभी तो अपनी विचारधारा सामने रखिए। हमेशा दूसरों के कहने पर कठपुतली की तरह आप लोग बयान देना शुरू कर देते हैं। रट्टू तोते की तरह आपका बयान आ गया कि ऐसा कोई सर्वेक्षण हुआ ही नहीं, देहरादून का नाम असुरक्षित शहरों में आया ही नहीं। जबकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सारे वेबसाइट भरे हुए हैं, सारे नेशनल चैनल्स भरे हुए हैं, सारे प्रतिष्ठित अखबार और समाचार पत्र इस रिपोर्ट से भरे हुए हैं और खुद राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वेबसाइट है उसमें इस कार्यक्रम का जिक्र किया गया है कि उनकी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने इस पूरी रिपोर्ट को साझा किया है नारी 2025 को। और मैं पूछना चाहती हूँ कुसुम कंडवाल से कि आप कह रही हैं कि सेफ है देहरादून, एक अपंग बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ ISBT में बस के अंदर 5 लोग गैंग रेप कर देते हैं। महिला सुरक्षा व महिला सम्मान की बात करने वाली भाजपा सरकार की आज आप असंवेदनशीलता देखिए कि अपने ही स्वयं के आयोग द्वारा निकाली गई रिपोर्ट को ये एक सिरे से नकार रहे हैं। अगर हम देहरादून शहर की ही बात करें तो देहरादून शहर आज इतने हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाया है। यदि हम देहरादून को असुरक्षित शहरों में गिनते हैं तो यहाँ पे इस तरह की कई खामियां हैं
जहां जिस कारण ये असुरक्षित शहरों के अंदर आया है। यहाँ पे स्मार्ट सिटी होने के बावजूद यहाँ आपको कहीं पर सीसीटीवी कैमरास जो है वो नहीं मिलेंगे, कहीं पर आपको वुमेन रेस्ट रूम्स नहीं मिलेंगे। अगर हम देखें कि लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि ये भाजपा सरकार द्वारा खोले गए जो शराब के ठेके हैं, जो ऑन रोड हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षा की भावना वहां से गुजरने वाली हर लड़की महसूस करती है। जैसा कि देहरादून को महिलाओं के लिए देश के 10 असुरक्षित शहरों में से एक चुना गया है, ये वास्तव में बहुत गंभीर विषय है। ये विषय हमारे उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था सबके ऊपर क्वेश्चन लगाता है। इसको पक्ष विपक्ष के नज़रिए से ना देखा जाए, इसकी गहराई में जाने का प्रयास करना है कि क्या कारण है। कार्यस्थलों में अगर उत्पीड़न हो रहा है तो ये प्रदेश सरकार पर प्रश्न चिन्ह है, कारण ये है। और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, उसमें जैसे कि हम देखते हैं देहरादून की बसों में बाहर कंडक्टर लटका रहता है, खुले आम महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है, हाथ लगाता है। विक्रमों में आगे की सीट पर महिलाओं को बैठाया जाता है। अब प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नई बहस छिड़ चुकी है। विपक्ष पहले ही प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। वहीं इस रिपोर्ट के आने के बाद कई सवाल कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर खड़े होते हैं। साथ ही अब प्रदेश की महिलाओं ने अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार को सुझाव भी दिए हैं, जिसमें महिलाओं ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए 45% ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की गई। 39% ने महिला सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की बात कही। 28% ने हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की सिफारिश की। 21% ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण और 13% ने सख्त कानून प्रवर्तन पर जोर दिया। इन सुझावों पर सरकार और सिस्टम कितना गंभीर होता है, ये आने वाला समय ही साफ कर पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से होगी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। संजीव वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दीपक रावत, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, दीपक मलिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज संजीव वर्मा जी के साथ में। संजीव जी, एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की चर्चा, महिलाओं को सुरक्षा देने की चर्चा काफी तेजी के साथ में पूरे प्रदेश में होती है, लेकिन दूसरी ओर ये जो आंकड़ा है किसी विपक्षी दल का नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर, बेहद शर्मनाक देहरादून के लिए? गरिमा जी, सबसे पहली बात तो हमारी सरकार मातृशक्ति के प्रति पूरी गंभीरता से काम करती है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए, और उनका जो एक आर्थिक स्तर है वो कैसे और अधिक सुदृढ़ हो, इन तमाम विषयों पर सरकार लगातार काम करती है। मातृशक्ति की सुरक्षा के प्रति सरकार का जो नजरिया है वो मैं सोचता हूँ, आप यदि किसी भी प्रदेश की बात करें तो मैं सोचता हूँ एक बहुत बेहतर स्तर पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और बात रही इस सर्वे की, तो पहली बात तो ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं। पहली बात तो आप इस रिपोर्ट को नहीं मानते क्या? क्या आप इस रिपोर्ट को नहीं मानते? अगर एक प्राइवेट आंकड़ा भी है आपके प्रदेश के एक शहर का, राजधानी का, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे को पहले अपनी बात रखनी दीजिए। लेकिन सर रिक्वेस्ट है आपसे, समझिए ना, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम उन सवालों को समझे मेरे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को मेरी बात भी रखनी दीजिए। देखिए, किन लोगों का इसमें समावेश किया, किन लोगों से सवाल जवाब पूछे गए, वो लोग किस पार्टी से संबंधित थे, क्या वो विपक्ष से ज्यादातर लोग संबंधित रहे, इस प्रकार का सवाल जवाब का प्रश्न और उत्तर का जो एक कार्यक्रम चला। और ये कोई
किसी भी प्रकार का हम इसको ऑथेंटिक कतई मान नहीं सकते। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो कभी भी कांग्रेस उत्तराखंड को बदनाम करने का कोई भी मौका चूकती नहीं है, चाहे चारधाम यात्रा को बदनाम करने की बात हो, चाहे कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की बात हो, चाहे कोई भी आयोजन होता है, वो हमेशा उत्तराखंड के एक तरह से अपोज में खड़े हो जाते हैं और लगातार यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको डिरेल करने का प्रयास करते हैं। देवभूमि का जो एक मान मर्यादा है उसको अपमानित करने का, उसको एक तरह से डिफेम करने का ये लोग लगातार काम करते हैं। अभी मेरी बहन बोल रही थी यहाँ पर कोई सीसीटीवी दिखाई नहीं देता, तो मेरी बहन आप आज शाम को ही एक बार शहर में निकलिए और हर चौराहे में, हर गली के नुक्कड़ पे आपको सीसीटीवी दिखाई देंगे। और मैं सोचता हूँ जितनी सुरक्षा के साथ आज हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, जगह जगह आपको महिला कांस्टेबल्स दिखाई देंगी। और मातृशक्ति के प्रति हमारी सरकार का जो रवैया है, जिस तरह से वो काम कर रही है, पूरी संवेदनशीलता के साथ हम लोग काम करते हैं। पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी वो कितनी गैर जिम्मेदार तरीके से यहाँ पर काम करती थी, इसका उदाहरण सभी के सामने है। आप देखिए यहाँ पर जैनी कांड होता है, लगातार 6, 7, 8 साल तक वो चलता है। आसाम से आई हमारी एक बहन यहाँ पर कांग्रेस के मंत्री हरक सिंह रावत उनके समय का ये बात है और उसमें पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार के ऊपर लांछन लगे। देखिए बहुत शर्मनाक है, मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है। आप जहां पर लेकर जा रहे हैं उस रास्ते पर जाना शर्मनाक है। आप नैना साहनी की बात करें दिल्ली की, तो संजीव जी के समय पर लगभग 9 साल प्रदेश में आपकी सरकार है। संजीव जी मैं सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की। संजीव जी सुनिए, संजीव जी सुनिए, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आपको ना टोकूं, लेकिन सर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि आप 9 सालों पहले वाली सरकार को दोषारोपण आप कर रहे हैं और आपके अभी के इन आंकड़ों को, इस पूरी रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई सरकारी आंकड़ा नहीं। अरे सरकारी एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी आंकड़ों में ये चीजें सामने आ जाती हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे लगता है कि ये इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, इसमें ये चर्चा होनी चाहिए थी कि कैसे चीजों को बेहतर करेंगे। मैंने ये भी कहा था कि इतने सारे नारी सशक्तिकरण सुरक्षा को लेकर काम किए जा रहे हैं, बावजूद इसके ये आंकड़ा जो शर्मनाक है। आप कांग्रेस पर दोषारोपण कर रहे हैं, कांग्रेस आएगी आप पर दोषारोपण करेगी। एक शहर करेंगे जो जैसा करेगा उसको वैसे ही बोला जाएगा। नहीं तो सर आपकी सरकार 9 सालों से लगभग आप प्रदेश में हैं, आप क्या कर रहे थे जब सब कुछ कांग्रेस ने किया? तो आप 9 सालों से क्या कर रहे थे? आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपने तो साहब सबसे पहले यही कह दिया ना कि हाँ ये कोई प्राइवेट आंकड़े नहीं है। आपने तो इसको इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया अपना। हमने मातृशक्ति का सम्मान को बरकरार रखते हुए, तो ये रिपोर्ट किसकी है? ये कांग्रेस ने बनाई है क्या? ये रिपोर्ट कांग्रेस ने बनाई है? अगर कांग्रेस ने बनाई होती मैं कह देती कि भाई सत्ता पक्ष को बदनाम करने के लिहाज से इसको तैयार किया गया, मैं मान लेती इस बात को, लेकिन ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है। बंद करने का काम किया, जिस तरह से 3 शब्द बोलकर नारी मुस्लिम नारी का जीवन को नर्क बना दिया जाता था, उससे उनको निजात दिलाने का काम किया। ठीक सर, हो गया। तो फिर ये देहरादून आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, लेकिन देहरादून की चिंता पहले आपको करनी है। देहरादून की चिंता हमें पहले करनी है। सिविल रिलेशनशिप में कोई रहता है तो उसकी जानकारी उसके परिवार को देना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे मैं सोचता हूँ हर जगह जो हमारी महिला सुरक्षा है उसको ठीक है सर, ठीक है। चलिए संजीव जी, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ा वापस से अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनके साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रतिमा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, इनके साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए। चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रतिमा जी के साथ में। प्रतिमा जी, जो आंकड़े सामने आए वाकई शर्मनाक है। मुझे लगता है प्रदेश भर में ये जरूर मैसेज जाना चाहिए कि देहरादून को लेकर इस तरीके की राय महिलाएं क्यों रखती हैं। देहरादून की अपनी महिलाओं के साथ एक सर्वे किया गया, उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। वहां की अपनी महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती खुद को। बिल्कुल आपने सही कहा गरिमा जी, और बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट को जो है गलत कह रही है और प्राइवेट रिपोर्ट बता रही है। चलिए एक बार को ये मान भी लेते हैं कि ये प्राइवेट रिपोर्ट है, तो क्या प्राइवेट रिपोर्ट के जो डेटा कलेक्शन का तरीका है वो तो एकदम सही है। सैंपल साइज उन्होंने आपको बता दिया कि कितने हजार महिलाओं से बात की, उनके रिस्पॉन्स का परसेंटेज भी बता दिया। तो अगर आप प्राइवेट रिपोर्ट की आड़ में भी छुपने का प्रयास कर रहे हैं तो प्राइवेट रिपोर्ट को भी तो उन्होंने पूरा आपको एनालिसिस करके दे दिया। लेकिन सच ये है कि ये रिपोर्ट एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट है, जिसे हर साल एनसीडब्ल्यू जो है लेकर आती है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स कहते हैं उसको, जिसे नारी नाम देती है एनसीडब्ल्यू। तो ये रिपोर्ट खुद एनसीडब्ल्यू लेके आती है। उसके बावजूद आप, अरे मैं तो कहती हूँ कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी हर जगह विफल साबित हुई है। आपको तो स्वीकार करना चाहिए, अगर प्रदेश की महिलाएं और देहरादून की महिलाएं ये कह रही हैं कि हम सुरक्षित नहीं है, तो आपको तो उसको स्वीकार करना चाहिए। जहां कुछ कमियां रह गई हैं उस कमियों को पूरा करके आगे के लिए उनको इस प्रदेश को, इस शहर को कैसे सुरक्षित बनाया जाए उस पर काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों ही इस बात पे स्पष्ट हो जाती है कि आप आरोप और प्रत्यारोप पर जो है चले आते हैं। आप जब एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो याद रखिए कि जो 3 उंगलियां जो उठती हैं, 4 वो आपके ऊपर जरूर उठती हैं। आपने जैनी जो है कांड की बात करिए, भाई साहब आपको पता नहीं है उस कांड में हरक सिंह रावत जी का दूर दूर तक कोई योगदान नहीं था, और आपने देखा कि उसमें उनको किस तरीके से जो है आप एक बार पूछ लीजिए, फोन लगा लीजिए, एक बार फोन लगा लीजिए ना। ठीक है संजीव जी, अब उनको सुनिए। संजीव जी आप बोल रहे थे, आपने कहा कि बीच में मत टोका जाए। भाजपा के प्रवक्ता ज्ञानी बहुत है। ठीक मैम, आप बोलिए मैम, आप बोलिए प्लीज। पार्टी में भी रहे हैं, तब आप क्यों नहीं बोले? ज्ञानी इतने हैं कि बौखला जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो इनकी कलई खुलेगी। ठीक मैम, जल्दी से बोलिए, सभी मेहमानों को जोड़ना। जनता, आप हरक सिंह रावत जी का तो नाम ले रहे हैं। हरक सिंह रावत जी जब आप पहली बात मेरा ये मानना है गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हमको, तब वो जो है वॉशिंग मशीन से नहा करके पाक साफ हो गए थे। दूसरा, महेश नेगी का नाम क्यों नहीं याद आया आपको? नैना सानी के बारे में क्या बोलेंगी? नैना सानी के बारे में क्या बताएंगी? अरे नैना सानी के बारे में बताइए ना। कैसी बात कर रहे हैं आप? जब तो नैना सानी के बारे में बता दीजिए ना। ठीक है संजीव जी आप बोल रहे थे, आपने कहा ना कोई नहीं बोलेगा बीच में। संजीव जी प्लीज मैं विनती करती हूँ आपसे, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे। बाकी के मेहमान भी चर्चा में बोलने के लिए आए ना, समय बेकार जा रहा है। बोलिए मैम, जल्दी आप कंप्लीट करिए। ठीक है, नहीं आपने उनको टाइम दिया, आपको मुझे मैम बाकी मेहमान भी है ना, आप ये भी तो समझिए। बोलिए आपको मैं समय दे रही हूँ। आप एक तरफ हरक सिंह रावत जी का नाम लेते हैं, मैं कह रही हूँ आप महेश नेगी को भूल जाते हैं, आप अंकिता भंडारी हत्याकांड भूल जाते हैं, आप अपने दुग्ध समिति के अध्यक्ष रहे उनका कांड भूल जाते हैं। 14 भावरी देवी के बारे में बता दीजिए, भावरी देवी के बारे में बता दीजिए, उनके बारे में तो मालूम होगा आपको। ठीक है संजीव जी, आपके हिसाब से चीजें नहीं होंगी। आप 9 सालों से सत्ता में क्या कर रहे हैं? आप सवाल पूछना आपका नहीं काम है, आपका जवाब देने का काम है सत्ता में बैठकर। एक तो आप बार बार बीच में टिप्पणी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। प्लीज सर, मैं विनती करती हूँ आपसे बार बार कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बावजूद इसके आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है मुझे। ठीक है प्रतिमा जी, मैं आती हूँ। प्रतिमा जी और मेहमानों को जोड़ते हैं, आपके पास फिर से लौटेंगे। प्रतिमा जी मैं लौटती हूँ आपके पास में, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज मैम इस बात को समझिए। दीपक रावत जी हमारे साथ में है यूकेडी की ओर से। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा पर आखिर क्यों उत्तराखंड पिछड़ रहा है? देवभूमि कहते हैं और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी अपनी महिलाओं ने इस बात को कहा है कि हम सुरक्षित नहीं है। बात नहीं रखूंगी, मैं किसी भी पैनलिस्ट को बोलने नहीं दूंगी। प्रतिमा जी क्या कर रही हैं आप? मैडम ये टीवी पर चर्चा हो रही है, प्लीज मैडम, प्लीज मैम आपकी सारी बात निकल कर आ गई। मैम आप समय बेकार कर रही हैं, आपकी सारी बात आ गई, मैं दोबारा से आऊंगी। दीपक जी बोलिए। प्रतिमा जी प्लीज आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकती हैं टीवी पर बैठकर? मैम दीपक जी आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी
आप बोलते जिस रहिए, तरीके बीच से में टोकती रहूंगी। ये जो रिपोर्ट आई है, प्रतिमा जी को म्यूट कर दीजिए। प्रतिमा जी क्या आपको इतनी समझ नहीं है कि टीवी पर कैसे बैठते हैं? आप डिसाइड करेंगे आपको कितना समय मिलेगा। मैडम ये बिहेवियर मेरी डिबेट में टॉलरेट नहीं करूंगी मैं। मैडम ये बिहेवियर आपका मेरी डिबेट में मैं टॉलरेट कर ही नहीं सकती। म्यूट करिए प्रतिमा जी को। दीपक जी आप बोलना शुरू कीजिए। देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास इस रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं है और उन्होंने वही चिर परिचित अंदाज में इस पूरी डिबेट को, जो कि इतनी महत्वपूर्ण डिबेट थी, महिला से संबंधित, महिला सुरक्षा से संबंधित, उस डिबेट को भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस कर दिया है। और आप देखिए इसमें नुकसान जो है वो प्रदेश की महिलाओं का है। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात को नहीं रखने देंगी मैं डिबेट। मैं चाहूंगा कि गरिमा जी को बोलने दें। एक ही महिला है, यहाँ भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो हमें लगेगा कि मैं आपका बहुत आप बोले। दीपक जी आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। प्रतिमा जी सुनिए। दीपक जी मैं माफी चाहती हूँ और सभी मेहमानों से मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेहमान हैं, आप लोगों को बोलने के लिए बुलाया गया है, लेकिन आप लोगों को अगर पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है तो आप ही लोगों की वजह से। प्रतिमा जी पहले सुन लीजिए उसके बाद बोलिएगा। मैडम प्रतिमा जी पहले चुप रहिए, थोड़ी देर के लिए सुनिए। आप यहां पर एंकर मैं हूं, आप नहीं बनकर बैठे हैं एंकर। मैडम आपको सुनाई नहीं देता? आप सिर्फ बोलने आती हैं। आप एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप सिंगल एक महिला के तौर पर आज महिलाओं पर चर्चा हो रही थी, आप बैठी हैं और आप कैसा बिहेवियर कर रही हैं, ऐसा लगता है आपने सड़क पर कोई चर्चा शुरू कर दी है। आप मुझे बोलने नहीं दूंगी तो मैं अपनी, अरे मैंने आपको पूरा बोलने दिया मैडम। आप डिसाइड करेंगे कि मैं यहाँ पर आपको कितना वक्त दूंगी बोलने के लिए। आप नहीं डिसाइड कर सकती, ये मेरी डिबेट है। मैं आपको जितना वक्त दूंगी आपको उतने वक्त में अपनी बात को पूरा करना है। 1 घंटा डिबेट के लिए होता है, सभी मेहमान बोलने के लिए आते हैं, सब लोग सिर्फ आपको सुनने नहीं आते। आप डिसाइड नहीं कर सकती। बोलिए आपको क्या बोलना है। आप लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है, कोई अच्छी बात नहीं बोलनी होती। जल्दी से बोलिए, आपके पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से बोलिए। प्रतिमा मैडम आपका समय शुरू होता है। और अगर इस 1 मिनट में संजीव वर्मा ने टोका तो किसी को बोलने नहीं दूंगी पूरी डिबेट में। गरिमा ये याद रखना। मैडम जल्दी बोलिए प्लीज। मैडम आप मुझसे झगड़ा मत कीजिए। किनारे की बात करती है और ये भूल जाती है कि सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे बेटियों का शोषण कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। महेश नेगी का नाम आते ही कैसे बौखलाहट आ गई संजीव वर्मा के चेहरे पर, क्योंकि इन्हें पता है एक महिला अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर दर दर भटकती रही, हाईकोर्ट तक गई, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी खड़े नहीं हुए उसके साथ कि उसका डीएनए टेस्ट कराते। और आप कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट फर्जी है। ये रिपोर्ट उतनी ही सच्ची है जितनी एनएसएसओ की रिपोर्ट थी। आपको याद है एनएसएसओ एक ऐसी एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट पे देश और पूरी दुनिया के लोग ट्रस्ट करते हैं जब एक ऑथेंटिक डेटा की बात आती है तो। और उसके बावजूद आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने उस रिपोर्ट को जो है झुठला दिया था, जब उस रिपोर्ट ने कहा कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जो रही है वो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में रही है, तो वो उस रिपोर्ट को भी झुठला दिया। तो जो रिपोर्ट आपके फेवर में काम करती है वो रिपोर्ट तो सही, जो रिपोर्ट आपके अगेंस्ट जाती है वो रिपोर्ट खराब। तो ये दोहरा चरित्र जनता आपका समझ चुकी है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो महिलाओं के प्रतिनियत हो, चाहे वो वोट के अधिकार की बात हो, अब जनता सड़कों पर है और राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है और बोल रही है कि वोट चोर नरेंद्र मोदी, गद्दी छोड़, नहीं तो 2027 ठीक है मैडम, हो गया आपका, हो गया मैडम आपका। ठीक है प्रतिमा जी, मैंने पूरा वक्त आपको दिया, आपकी बात निकल कर आ गई। मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप महिला के तौर पर बैठी थी। मैंने जब गेस्ट लिस्ट देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम एक महिला तो बैठी है। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना, वो आज आपने किया है। अच्छे फैक्ट्स बोलने के बावजूद, सुन लीजिएगा मैडम, अब बीच में मत बोलिए। अच्छे फैक्ट्स बोलने के बावजूद आपने अपने बिहेवियर के चलते शायद अपनी बात को थोड़ा हल्का कर दिया। मैं आपसे विनती करती हूँ कि दोबारा डिबेट में कहीं पर भी बैठिएगा, कम से कम इस बात को समझिएगा कि एंकर डिसाइड करता है कि किस प्रवक्ता को कितना वक्त दिया जाएगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास में, अब लौटूंगी। मैडम कृपया करके शांत हो जाइए, विनती करती हूँ आपसे। दीपक जी बोलिए सर। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, अपनी पार्टी की बात तो रखूंगी ना। बहुत अच्छी मैम, आपको न्योता दिया गया था, आपको बुलाया गया था यहाँ पर बोलने के लिए ही, लेकिन अब विनती है मैडम, अब मैडम विनती है शांत रहिए ताकि और मेहमान जो आए हैं इनको भी बोलने दिया जाए। दीपक जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी का इस रिपोर्ट को बिल्कुल से रिजेक्ट करना यह बताता है कि वो स्वीकार नहीं कर सकते, इस रिपोर्ट को वो स्वीकार नहीं करना चाहते। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिस समारोह में ये रिपोर्ट प्रदर्शित करी गई, प्रेजेंटेशन जिसका हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वहीं पर थी। उन्होंने अगले दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रखी है।
पर दुख की बात क्या है, जिस स्मार्ट सिटी का नारा लगाकर ये भारतीय जनता पार्टी गले फाड़ती रहती है कि देहरादून को हमने स्मार्ट सिटी में बना दिया है। विडंबना यह है कि यहाँ की महिलाएं 70% महिलाएं कहती हैं कि दिन के समय हमें असुरक्षा महसूस होती है। ये स्मार्ट सिटी का हाल है, राजधानी का हाल है। भारतीय जनता पार्टी को कान खोल के सुन लेना चाहिए कि तमाम हिमालयन राज्यों में महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न के मामले हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं बढ़े हैं तो उत्तराखंड में बढ़े हुए हैं। और आज शर्मसार हो रही है ये हमारी धर्म नगरी कि 25 वर्ष हमने इस बात के लिए नहीं बनाया राज्य कि दुनिया में 10वें नंबर में, मतलब पूरे भारतवर्ष में 10वें नंबर में राज्य आ जाए महिला सुरक्षा में। और भारतीय जनता पार्टी 2 साल पहले आई है क्या इस प्रदेश में? पिछले 8 साल से शासन कर रहे हैं। ये जो आंकड़े आए हैं, आंकड़े पूरे 25 वर्ष के नहीं है। ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, कान खोल के सुन लीजिए। आप धाकड़ धामी कहते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ की महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसको समझिए। बिल्कुल, और कम से कम तब तो जवाबदेही आपकी ही बनती है। कम से कम तब तो जवाबदेही आपकी ही बनती है जब 9 सालों से प्रदेश में आप डबल इंजन की सरकार लेकर दौड़ रहे हो, तब तो पूरी तरीके से आपसे जवाब मांगा जाएगा। ठीक है, आप सवाल करने वाली पोजीशन पे रह ही नहीं जाते। दीपक जी, आपकी बात निकल कर आ गई, मैं फिर से आऊंगी आपके पास में, अन्य मेहमानों को भी जोड़ते, काफी वक्त हो गया। दीपक मलिक जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं सर, बड़ी शर्मनाक बात है, देवभूमि को लेकर एक बड़ा पॉजिटिव एक इमेज कहते हैं ना लोगों के बीच में बनी हुई है कि उत्तराखंड में कम से कम अब तक ऐसा तो नहीं होता रहता था, लेकिन ये जो आंकड़ा आया ना, ये देश भर में खबरों में सामने गया कि देहरादून में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। एक गलत संदेश है, एक गलत इमेज क्रिएट करेगा। और क्या ये आंकड़ा एकदम फर्जी मान लिया जाए? किसी राजनीतिक दल ने तो तैयार नहीं किया, कांग्रेस का नाम लेकर कह रही हूं, कांग्रेस ने तो नहीं बनाया। कैसे संजीव जी या बीजेपी ये कह रही है कि इसको हम नहीं मानेंगे? देखिए जी, संजीव जी की तो मजबूरी है। संजीव जी, अगर वो सच बोल बैठे तो सुबह तक अपनी पोस्ट पर भी नहीं दिखेंगे। चाहे ये मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का हो, चाहे प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों के शोषण का मामला हो, उनको तो केवल बचाव करना है। उनकी मजबूरी समझिए, वो बेचारों की दयनीय स्थिति है, वो दयनीय है। प्रतिमा जी, आप भी समझिए उनकी मजबूरी, वो दयनीय हालत में है। सुबह तक उनकी पोस्ट नहीं मिलेगी अगर सच बोल बैठे। देहरादून की आप बात कर रहे हैं, ये तो अब वीआईपी लोग हो गए हैं। संजीव जी हो, महिला आयोग वाले हो, अपनी प्राइवेट कारों में घूमते हैं। संजीव जी, कभी प्राइवेट बस में घूम करके देखिए, अपने परिवार को घुमा करके देखिए, शर्म से सर झुक जाएगा आपका। विक्रम में घुमा करके देखिए, शर्म के लायक नहीं बचेंगे, यहां आने लायक नहीं बचेंगे। जैसे आप बड़े बड़े कशीदे काट रहे हैं। देहरादून की प्राइवेट बसें जो कि पब्लिक कन्वेंस है, आम नागरिक, आम महिलाएं इसमें चलती हैं। वो बीजेपी कांग्रेस नेताओं के घर की महिलाएं नहीं होती, आम मध्यम वर्गीय गरीब महिलाएं होती हैं। इन लोगों को शर्म तो इस नाम की आएगी नहीं कभी भी। बसों के गेट पर कंडक्टर खड़ा हुआ है, अभद्र तरीके से महिलाओं को धक्के देकर अंदर चढ़ाता है। विक्रम वाले इतने बदतमीज हैं, मैजिक वाले आगे की सीट में अपने को खाली रख के महिलाओं और लड़कियों को बैठाते हैं। इनको पता क्या है, ये तो वीआईपी लोग बन चुके हैं। अगर इतने ही बड़े थे, आपने अभी बोला जैनी का किस्सा, अरे हरक सिंह जी, उसमें से मुझे भी पता है, जहां तक कि उसमें से केस में से बरी हुए थे या उनको, लेकिन जब तक वो आपकी पार्टी में थे, नाम लिया आपने, तब तो आपके सिरमौर थे। आज आप नाम ले रहे हैं। अरे राजनीति से छोड़िए, ये मुद्दा नारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर माना 10 सिटीज में नाम आया, कैसे आया? बिल्कुल शर्म का विषय है, गर्व का विषय नहीं है। आप कांग्रेस के मुद्दे ला रहे हो, नैना साहनी के ला रहे हो, कभी किसी के ला रहे हो। अरे आईआईटी भी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस का घटना याद है आपको? बीजेपी के 3 युवा नेता थे, उन्होंने एक छात्रा के साथ बलात्कार किया। जब वो छूटकर आए तो उनको आप लोगों की, आपकी पार्टी के लोगों ने फूल मालाएं पहनाई। भंवरी देवी का आप नाम ले रहे हैं, ऐसे तो नाम अंकिता भंडारी के जो हत्यारा है, वीवीआईपी का नाम अब तक छुपा है। किस पार्टी के थे, किस रुतबे पर थे, आपके बस का है नाम लेना उनका? कभी नाम लिया आपने? बिल्कुल, ये तो बचाव करना है। आप लोग बचाव करते रहिए। और मेरा ये मानना है कि ये मुद्दा राजनीति का था ही नहीं शायद। इतनी ज्यादा असुरक्षित है, रात को गश्त में कोई पुलिस नहीं मिलती। आप वीआईपी हैं, आपको तो गार्ड मिल जाएंगे। जितनी चमचागिरी करेंगे, हाँ करेंगे पार्टियों की, उतने आपकी तरक्की होगी। आप लोगों का क्या है? आम महिला की तरफ से सोचिए, कभी जमीन पर सोचिए। ये जो महिला आयोग, बाल आयोग और ये प्रवक्ता होते हैं, ये तो सब सरकारी पद है। इनका तो काम ही है सरकार का बचाव करना।
ठीक है। अब बचाव करेंगे तो सुधार कैसे आएगा? ठीक है ये सर। सोचिए। नहीं, और बिल्कुल। अगर और माना दूसरी ऐसे बात ही मेरा ये घटनाएं मानना है दूसरे दीपक प्रदेशों जी, की जोड़िए, इसकी जोड़िए, बात अपने उत्तराखंड की कीजिए। बिल्कुल यहाँ का बिल्कुल जो बचाव है बात आपके पास उत्तराखंड कोई की हो रही थी। मुझे लगता है राजनीति से परे सोचना चाहिए था सभी दलों को, बीजेपी को खास तौर पर, क्योंकि सत्ता में है, इसलिए जवाब हम उनसे हर बार मांगते हैं। कोई भी मुद्दा होता है उनसे सवाल थोड़ी किया जा सकता है, ना वो सवाल करने की पोजीशन में है। ठीक है सर। उनके व्यस्त चौराहे हाँ। वेश्यावृत्ति का अड्डा बने हुए हैं। पहले ये सीपीडब्ल्यूडी बिल्डिंग, दर्शन लाल चौक का जो एरिया, वहां से महिलाएं बच्चियां निकल नहीं सकती। अब वो गैंग जो है प्रिंस चौक तक आ चुके हैं। परसों में पेपर में पढ़ रहा था, आईएसबीटी पर खुलेआम ये हो रहा है, आईटी पार्क पर हो रहा है। ना 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 ना, हमारा सुरक्षित है, हमारे राज्य में सब कुछ सुरक्षित है। ठीक है अरे सर। दीपक कांग्रेस जी का मैं राज है लौटती क्या हूँ, 9 डोभाल सालों जी को से? भी जोड़ लेंगे। प्रभु सोचिए तो 9 साल ठीक हुए, है। 7 साल हुए हैं, बताइए। ठीक तो है, डोभाल जी को भी चर्चा में जोड़ते हैं। दीपक जी लौटेंगे रत्न मणि। डोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत सर आपका। रतन मणि जी क्या कहना चाहेंगे सर? क्या वाकई आरोप प्रत्यारोप का वक्त था, या सिर्फ ये सोचना चाहिए था कि प्रदेश तो कांग्रेस का भी उतना है, प्रदेश बीजेपी का भी उतना है, आपका भी उतना है, सबका है? एक प्रदेश के शहर का एक ऐसा राजधानी का नाम एक मतलब ऐसी चीज में आ रहा है कि वाकई शर्मनाक है। एक गलत संदेश, एक गलत इमेज बन रही है। अब तक ऐसा नहीं था, लेकिन इस लिस्ट में नाम आना वाकई बड़े शर्म की बात है। कैसे चीजें ठीक होंगी? गरिमा, ये हमारे लिए तो शर्मसार करने वाली बात है कि जो उत्तर प्रदेश से, और वैसे भी देहरादून को तो हम एडवांस सिटी मानते रहे हैं एजुकेशन में, और उसका हब भी रहा है पूरे देश में। और उस में उसकी जो अस्थायी राजधानी है देहरादून में, उसका ये आंकड़ा हो तो ये अपने आप में विचारने करता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है कि जब ये सवाल आते हैं तो कांग्रेस और भाजपा में उलझ के इस महत्वपूर्ण सवालों को हम बराबर कर देते हैं कि वो उस पे डाल देते हैं, उस पे डाल देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस के राज बहुत महिलाओं की बहुत रक्षा हो रही थी, उन्होंने कोई छतरी अलग से लगा रखी थी, या भाजपा ने वो छतरी हटा दी, असुरक्षित कर दिया। सवाल तब भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। सवाल यह है कि हम इस प्रदेश को, इस राजधानी को, जो हमारी गुडविल थी, उसमें कैसे उसको सुरक्षित करें। अच्छी बात तो ये होती कि दोनों ही जो सत्ताधारी दल हैं, कांग्रेस भी भाजपा, वो इस पर बैठ के मंथन करते हैं कि भाई इस स्थिति से ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो हमारे पर कलंक लग रहा है उसको कैसे धोया जाए, कैसे सुरक्षित। अब महिलाओं को सवाल, ये तो महिलाएं तो घर में सुरक्षित नहीं है, वो स्कूल में सुरक्षित नहीं है, वो कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, वो बस में सुरक्षित नहीं है, वो सिटी बस में सुरक्षित नहीं है, ऑटो में सुरक्षित नहीं है, वो ऑफिस में सुरक्षित नहीं है। वहां से भी चीजें रोज आ रही हैं, और जो कुछ हो रहा है ये सब हो रहा है। ये सवाल ये है कि हम इस व्यवस्था से कैसे निकलें, उस सिस्टम को कैसे डेवलप कर सकें। तमाम संजीव जी बड़े वो कह रहे थे जैनी कि वो, खैर उन्होंने कह दिया तो मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं कि भाई कल तक तो हरक सिंह रावत जो जैनी वाले आप ही ढो रहे थे उनको, और अब उनको कांग्रेस ढो रही है, तो बराबर हो गए। आपने भी ढो लिया, उन्होंने भी ढो लिया, उनके भी नेता थे। देखिए होता क्या है, महिलाओं की सुरक्षा राजनीति में यही होता है ना कि कब कौन किसका दोस्त बन जाए, कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, कुछ कोई भरोसा नहीं है। कोई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी, और ये बाकी मसलों पे तो बैठते हैं दोनों दल। विधानसभा में भी जब उनको चलानी होती है तो दोनों बैठ जाते हैं, नहीं चलानी होती है तो दोनों अलग अलग तमाशा कर लेते हैं। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण सवालों पर ये महिलाओं का सबसे जुड़ा हुआ सवाल है, और ये हमारे पूरे राज्य के अगर ये धब्बा लगा है, हम कलंकित हो रहे हैं इस पर, तो ये हमारे सबके पे कलंक है। कोई भाजपा पे नहीं है, कोई कांग्रेस पे नहीं है, कोई कुछ पे नहीं है। हमारे प्रदेश का सवाल है कि उसकी छवि कैसे हम बना के जा रहे हैं, ये चिंता का विषय होना चाहिए। और अगर ये इस चिंता के साथ हम बैठते हैं, और महिलाओं ने प्रदेश बनाया है, इसको कहा जाता है कि महिलाओं का प्रदेश है, और उस प्रदेश में महिलाओं की ये स्थिति हो तो वास्तव में शर्मनाक स्थिति है। इस स्थिति से उबरने के लिए अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा उसमें थी, और उसमें इस रिपोर्ट को रखा गया। उन्होंने इसको कराया, किसी एजेंसी कराते हैं, सरकारें तो प्राइवेट एजेंसियां ले लेते हैं, उनसे कोई डाटा निकलवा लेते हैं, सर्वे करा लेते हैं, वही इसमें किया गया है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सरकार ने नहीं किया, उन्होंने किया।
और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश में तो जो मुख्यमंत्री हैं वो तो हर मामले में नंबर 1 गिनाते हैं, काम करते हैं कि सबसे पहले तो महिला, अब ये महिलाओं वाला मामला है, इसमें भी वो नंबर 1 उन्हीं के नाम पे लिखा जाएगा। तब आपको तकलीफ क्यों हो रही है कि ये उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है? तो उनको गलतियों को हमको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हम सुधर भी नहीं सकते, सुधार भी नहीं सकते, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है। प्रतिमा जी का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। प्रतिमा जी क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, हम देवभूमि में रहते हैं, उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं, और यहाँ तो डेटा की बात हो रही है एनसीडब्ल्यू की। आपको मैं याद दिला दूं कि 9 हिमालय जो राज्य है उसमें भी उत्तराखंड नंबर 1 पे है। यहाँ तो शहर की बात नहीं है, यहाँ तो पूरे प्रदेश की बात है कि हिमालय जो राज्य है, हमारे जो पहाड़ी राज्य है, उसमें उत्तराखंड नंबर 1 पे है, जिसमें अपराधों में महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें, चाहे वो उसमें रेप हो, शोषण हो, या किसी भी तरीके का मानसिक और शारीरिक जो है शोषण की बात हो। तो अब इसको कैसे झुटलाएंगे आप? यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी बातें अभी हमारे जो है भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात इनसे पूछना चाहती हूँ। इच्छा शक्ति की बात बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार की, कि सरकार अगर एक सुरक्षापूर्ण माहौल देना चाहती है महिलाओं को तो दे सकती है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि निर्भया फंड आपको पता है गरिमा जी कि निर्भया फंड का जो है एक फंड बनाया गया था जब निर्भया कांड हुआ था 2012 में। उसके बाद 2013 में जब जस्टिस वर्मा सरकार थी उस समय, किसकी सरकार थी उस समय? ठीक है संजीव जी, बस इसके बाद आपके पास से आखिरी रिएक्शन आपका ही होगा संजीव जी। इसके बाद मैं आपके पास ही आती हूँ। कौन सी कार्यवाही करी, कितने समय? वैसे संजीव जी सुनिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आप निर्भया की माँ का इंटरव्यू देखेंगे उसमें साफ तौर पर, वैसे मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं रख रही, प्रतिमा जी बस एक सेकंड, मैं आप ही के समर्थन में बात बोल रही हूँ। मैडम आप गलत मुझसे भिड़ती हैं, प्लीज मैडम। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को नहीं तैयार किया, थोड़ा सा इंतजार क्या कीजिए। संजीव जी आपने कहा ना किसकी सरकार थी, इसलिए आपको एक बात बताती हूँ कि इंटरव्यू आप जाकर सोशल मीडिया पर देखिएगा निर्भया की मां का। उसने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी ने हमारी पूरी मदद की है। राहुल गांधी को लेकर उसने बहुत अच्छी बातें बोली हैं। राहुल गांधी को लेकर निर्भया की मां ने जो कहा है ना, वो आप जाकर सोशल मीडिया पर निर्भया की मां के इंटरव्यू में देखिए सिर्फ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। किसकी सरकार थी, क्या एक्शन हुआ, वो बाद में बात करिए। प्रतिमा जी को बोलने दीजिए। संजीव जी इसके बाद आपका ही आखिरी रिएक्शन होगा, प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा। प्रतिमा जी कंप्लीट कीजिए। तो निर्भया फंड का फॉर्मेशन इसलिए हुआ था जिससे कि क्योंकि जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, सरकार ने उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का जो है कार्य किया था। उसका एक फंड इसलिए बनाया गया था जिससे कि जो बलात्कार से पीड़ित महिलाएं हैं, अन्य शोषण से पीड़ित महिलाएं हैं, उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाए और उस फंड का इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया जाए, जिसमें कि ये शामिल था कि जहाँ पे सन्नाटी बड़ी सड़कें हैं वहां पे सीसीटीवी लगाया जाए, महिलाओं के लिए अलग से कन्वेंस की व्यवस्था की जाए, पिंक बसेस और पिंक ऑटोस को जो है चलाने का कार्य किया जाए, जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। आज बड़े शर्म की बात है, बड़ी शर्म आती है कि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं गरिमा जी, तो आप खुद आंकड़ा उठा करके देख लीजिए कि उत्तराखंड उसका जो है 50% भी जो इनके पास आवंटन होता है उसका वो खर्च नहीं कर पाए हैं। तो ये दर्शा रहा है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में। किसकी सरकार थी, किसकी नहीं थी, इस बात से अगर आप उलझेंगे तो मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में महिलाओं के साथ जितनी अभद्रता बर्बरता हुई, वो जो है मणिपुर में जब चर्चा की बात हुई थी तो क्यों संजीव जी प्लीज संजीव जी आप लोग, मैं बीजेपी से बहुत आजिज हो गई हूँ, प्लीज क्यों भागे? अरे आप चर्चा से क्यों भागे? ठीक है संजीव जी, मैं इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। मैंने बोल भी रखा है कि इसके बाद आखिरी रिएक्शन आपका ही होगा। प्रतिमा जी नहीं जम जाती है और सड़क पर आप लोग प्रतिमा जी ये नीति सुन लीजिए। अरे दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी ना, प्लीज संजीव जी शांत हो जाइए सर प्लीज। आप लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि टीवी पर बैठे आप लोग, दो लोग एक साथ बोलेंगे आवाज नहीं आएगी। प्रतिमा जी ठीक है, अब संजीव जी को सुन लेते हैं। प्रतिमा जी बहुत कम समय, देखिए क्लोजिंग टाइम है। ठीक है प्रतिमा जी प्लीज
देखिए, आप सब लोग बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं, मैं बार बार आप लोगों से विनती करती हूं, आप सब लोग जब एक साथ बोलते हैं ना, सिर्फ टीवी डिबेट का समय बेकार जाता है। टीवी पर बैठे हैं, टेक्निकलिटीज हैं, दोनों की आवाज एक साथ नहीं आती है। संजीव जी, अब बोलिए। गरिमा जी, देखिए, जिस तरह से मातृ शक्ति को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। 30% आरक्षण देने का काम, क्षैतिज आरक्षण देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। और जिस तरह से मातृ शक्ति को सुरक्षा देने की दिशा में भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, पूरी तरह से संकल्प है। अंकिता हत्याकांड की बात हो रही थी, 24 घंटे के अंदर अंकिता हत्याकांड के जो तमाम दोषी थे उनको जेल की सलाखों के पीछे देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया और उनको आजीवन कारावास की सजा दिलाने में एक ठीक है, चलिए, बहुत चलिए, हमारी देखिए, सरकार के उम्मीद द्वारा यही है कि आप लोग अपने प्रदेश के एक शहर के बारे में कम से कम जरूर सोचेंगे। प्रतिमा जी, सॉरी मैम, क्लोजिंग टाइम है, प्लीज मैम, विनती है आपसे, आप जो भी बोल रही हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मुझे लगता है राजनीतिक दलों को इससे बढ़कर भी सोचना चाहिए और आप सभी प्रवक्ताओं को भी ये बात समझनी चाहिए कि टीवी पर जब आप बैठते हैं तो कम से कम अपनी पार्टी का पक्ष जब आप रख रहे हैं तो आपकी आवाज आम जनता तक पहुंचे तो सही, क्योंकि इस तरीके से सिर्फ बहस करने लग जाना, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर मढ़ने लग जाना, इससे कभी भी समस्या का समाधान तो नहीं निकलने वाला है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।